अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। प्रोग्राम मुकालमा के साथ मैं हूं लारे फातिमा हसन, सेंटर फॉर ग्लोबल एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज के साथ। आज के इस मुकालमे में बातचीत होगी इस साल के बजट के हवाले से और कोरोना के दिनों में जो पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर असरात आए हैं उस हवाले से। आज के हमारे मेहमान हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, मिस्टर जवाद माजिद। आप डायरेक्टर हैं सिल्क बैंक के और महारत हासिल रखते हैं मुल्क के माशी और फाइनेंशियल सेक्टर्स में। कैसे हैं सर? बहुत शुक्रिया आपने आज हमें मुकालमा के लिए ज्वाइन किया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू वेरी मच। इट्स अ प्लेजर एंड ऑनर टू बी हियर। बहुत शुक्रिया सर, आज जो आपसे हम मुकालमा करेंगे वो जरा इस बात के बारे में होगा कि जैसा कि हम सब जानते हैं कोरोना की वजह से इस दुनिया के काफी ऐसे ममालिक हैं कि जिनकी इकोनॉमी के ऊपर काफी बुरे असरात आए हैं और पाकिस्तान भी उनमें से एक है। तो सर, क्या आप इस बारे में कुछ बातचीत करेंगे हमारे साथ कि कोरोना के दिनों में और कोरोना के बाद भी ऐसे क्या इकदाम हैं जो हम उठा सकते हैं कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को रिवाइवल की तरफ लेके जा सकें? जी, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। देखें, इट्स अ ग्लोबल पेंडेमिक और प्रॉब्ली इन द नियर पास्ट, बल्कि काफ़ी डेकेड से पूरी ओवरऑल ह्यूमैनिटी ने ऐसा कोई क्राइसिस नहीं देखा था। ठीक है, जंगें हुई, सब कुछ हुआ, बट पिछले कुछ डेकेड से ऐसी कुछ चीज़ नहीं हुई थी। दिस इज समथिंग न्यू एंड ऑब्वियसली बीइंग अ पेंडेमिक इट्स अ ग्लोबल फिनोमिनन। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक मुल्क को या एक कॉन्टिनेंट को या एक रीजन को इसका ग्लोबल इम्पैक्ट आया है। और ऑब्वियसली इम्पैक्ट भी इस किस्म का है कि इसके मल्टी मल्टी डायमेंशनल इसके इसके एस्पेक्ट्स और जिस तरीके से ये असर डाल रहा है। तो अमेरिका भी है इसमें, यूरोप भी है, एशिया भी है, हम सारे इसमें इन्वॉल्व हैं। और इस पेंडेमिक के अगेन आई वुड से मल्टीपल डायरेक्शंस में इसके इम्पैक्ट्स भी आ रहे हैं। एक तो जो सबसे पहला जो है इम्पैक्ट वो है कि हेल्थ इम्पैक्ट है। और हेल्थ इम्पैक्ट भी इस किस्म का है कि जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। पहले इस किस्म की कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आई कि हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं। एक ऐसी वक्त में ये आया कि हम ग्लोबलाइजेशन में थे, मल्टीलैटरल इकोनॉमीज थी। हम कहते थे कि जो दुनिया एक ग्लोबल विलेज है। अमेरिका में बैठ के चाइना से सारा काम हो रहा था, ये हिंदुस्तान से वहाँ की आईटी चल रही थी या कॉल सेंटर्स चल रहे थे, और ट्रेवल वाज लाइक अ नॉर्म। सो दिस ऑल हैज चेंज्ड फॉर गुड अभी भी, और इसके मेरे ख्याल में दूरस नताइज भी आएंगे। और हेल्थ के लिहाज से भी आई थिंक ग्लोबली वी वर नॉट प्रिपेयर्ड कि इस किस्म की कोई चीज़ आएगी। वो ऑलरेडी उसका कुछ सबसे पहला तो ये इशू है कि इससे तमाम लोग इफेक्ट हो रहे हैं, और जब तक इसका क्योर नहीं आता तब तक तो ये सिलसिला लगता है चलता ही रहेगा। तो एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी कोई मेडिसिन या इसका कोई क्योर आ जाए। सेकेंडली ये है कि जो हमारे हेल्थ सिस्टम्स थे, सडनली हमें ये पता चला इवन टॉप इकोनॉमीज जो ग्लोबल डेवलप्ड इकोनॉमीज थी वो भी इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी। एंड सडनली हम देखते हैं कि जी हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, जो इंश्योरेंस होती थी, मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, वो उसको कवर नहीं करती थी। तो ये तो है ही है। बट ये इम्पैक्ट जो है वो अच्छा, फिर इसमें एक ये था कि जो उसका मेजर इम्पैक्ट आया वो हमारी जो ओल्डर पॉपुलेशन थी या यंगर जनरेशन है उसके ऊपर ज़्यादा आया। बिल्कुल। तो इसी तरीके से जो हमारे जो तरक्की पजीर ममालिक हैं या डेवलपिंग कंट्रीज हैं या जो पुअर कंट्रीज हैं, उसके ऊपर तो मेजर इम्पैक्ट है इसका। क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज में अगर हेल्थ फैसिलिटीज नहीं थी तो हमारे तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं था, तो हमारे तो पहले ही नहीं था कि हम बिजनेस एज यूजुअल या रूटीन को देख सकते। तो इसके काफी दूरस नताइज होंगे। और अभी तो मैं ये देख रहा हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान में देखें तो उसका एक्चुअल इम्पैक्ट तो मार्च के एंड में आना शुरू हुआ है, तो अभी 2 महीने। बट इफ इट बिल्कुल। इज हेयर टू स्टे, इवन अगर मेडिसिन आ भी जाती है तो आई थिंक इट इज देयर फॉर ईयर्स। एंड आई पर्सनली थिंक कि ये इट विल चेंज द ओवरऑल ग्लोबलाइजेशन जो थी, जो एक ग्लोबल कल्चर था ग्लोबलाइजेशन का, वो चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स है, मैं उसकी तरफ आता हूँ। इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है वो भी बड़े दूरस होंगे। और हम देख रहे हैं कि अभी आपने नंबर्स देखे होंगे, हर वक्त जी। टीवी और मीडिया पे आते हैं कि ग्लोबल रिसेशन भी आ रहा है। और अब जो मेजर इकोनॉमीज है उसमें हम देख रहे हैं 3 से लेकर 5-6% तक हम देख रहे हैं कि जीडीपी में इनके ग्रोथ रेट्स गिर जाएंगे। और तो मतलब इस किस्म की मल्टीपल चीजें हैं। तो सर, मुझे ये बताएं आप कि जैसे कि आपने खुद जिक्र किया कि ना सिर्फ डेवलप ममालिक बल्कि जो डेवलपिंग ममालिक है, मतलब एक ओवरऑल इम्पैक्ट आया है हर मुल्क के ऊपर, चाहे वो डेवलपिंग हो चाहे वो डेवलप। तो हमने देखा कि ऐसी कुछ ऐसी इकोनॉमी जैसे यूरोप की हमने बात की, अमेरिका की हमने बात की,
और वो भी इस बात को लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि ये जो इतना बड़ा एक गैप आ गया है, दुनिया एक तरह से बिल्कुल शट डाउन हो चुकी है कोरोना की वजह से, तो उसमें अब रिसेंटली हमारा जो एक बजट भी रिलीज हुआ है, तो मुझे आप इस बारे में कुछ बताएं कि जो पाकिस्तान का अभी बजट अनाउंस हुआ है, आप क्या समझते हैं, क्या उसके कोई पॉजिटिव असर हो सकते हैं इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए इन दिनों में? अच्छा, इससे एक स्टेप बैक लेंगे। जिस तरह आपने कहा है कि ग्लोबल इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो आए हैं उसके लिए हमें ये देखना है कि बाकी दुनिया किस तरीके से इसको रिस्पॉन्ड कर रही है। एक तो सबको जिस तरह शट डाउन है या लॉकडाउन है, और अभी थोड़ा थोड़ा खुलना शुरू है, बट वो भी पार्शल है। तो हम ग्लोबल एक फिनोमिनन है कि अनएम्प्लॉयमेंट्स हो रही हैं, और इसी तरीके से जो कारोबार है, इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, उसके ऊपर इम्पैक्ट्स आने शुरू हो गए हैं। तो ज़्यादातर मुल्कों ने ये किया है कि उन्होंने एक तो अपने इंटरेस्ट रेट स्लैश कर दिए। कई ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने ज़ीरो इंटरेस्ट रेट कर दिया। इसी तरीके से उन्होंने बिलियंस ऑफ यूरोस, बिलियंस ऑफ डॉलर्स में रिलीफ पैकेजेस दिए। ठीक है। तो ये तो एक ग्लोबल ट्रेंड है। तो अब अगर हम अपने जैसे ममालिक के पास आ जाते हैं, या हम बात करते हैं जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, या जो तरक्की पजीर से भी एक स्टेप नीचे है, तो उनके लिए इतना आसान नहीं होता कि वो, क्योंकि वो खुद सरवाइव कर रहे होते हैं, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं होता कि इतनी बड़ी जो मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, ये जॉबलेसनेस हो रही है, ये जो इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है, जो कारोबार बंद पड़े हुए हैं, तो उनके लिए कोई इतना बिलियंस ऑफ डॉलर्स का वो रिलीफ पैकेज दें, या रुपीस का अपनी करेंसी में रिलीफ पैकेज दें। तो वो अपने जो लिमिटेड स्कार्स रिसोर्सेज होते हैं उसी के दरमियान में रहते हुए कोशिश करते हैं कि जो मैक्सिमम किया जाए। तो इवन जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उसके लिए भी इसको फिलहाल टैकल करना, या अगले 1 आध 2 साल टैकल करना इतना आसान नहीं होगा। तो साइमल्टेनियसली अगर आप पाकिस्तान को देखेंगे तो हमने भी मोर और लेस उसी चीज़ को फॉलो किया है। तो बजट तो अभी आया, उसमें हम बात कर लेते हैं। बजट से पहले भी हमारे सबसे पहला इम्पैक्ट ये हुआ कि हमने कोशिश की कि जो हमारे जो पॉसिबल था इन रिसोर्सेज में, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट को आप देखेंगे, स्टेट बैंक ने वो स्लैश करके 13.25% से 8% पे ले आए हैं। इसी तरीके से जो हमारी इंडस्ट्री है या जो डिफरेंट बिजनेसेस थे, उसको आप देखेंगे कि हुकूमत और स्टेट बैंक ने रिलीफ पैकेजेस दिए हैं। रिलीफ पैकेजेस तरह दिए कि तकरीबन 6 महीने से 1 साल तक का उनका मार्कअप या जो उन्होंने प्रॉफिट देना था, और रीशेड्यूल कर दिए गए उनके कर्जे। फिर एक स्कीम ये दी गई कि क्योंकि बहुत से लोग जो थे वो जॉबलेस हो रहे थे, तो ऐसा पैकेज भी दिया गया कि लोगों को 3 महीने या 6 महीने की तनख्वाहें दी जाएं, बहुत कम सूद पर। वो हुकूमत या स्टेट बैंक प्रोवाइड कर रहा है बैंकों को। फिर इसी तरीके से जो डिफरेंट और सेक्टर्स हैं उनको भी सपोर्ट की गई। तो बट अगेन मैं ये कहूँगा कि ये चीज़ें थी। फिर कोशिश ये की गई कि जो हेल्थ साइट पे हैं वहाँ पे फंड एलोकेट किए जाएं। एनडीएमए को हम देखेंगे वो काफ़ी एक्टिव है। तो ऑल्दो हमारी उतनी कोहेरेंट और इतनी सक्सेसफुल आई वुड से फेडरेशन और सूबों के दरमियान इतनी कोहेजन नहीं थी, बट स्टिल दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट इन देयर मीगर रिसोर्सेज, और कैपेसिटी के भी इश्यूज हैं। अब आ जाते हैं बजट की तरफ। तो वो थोड़ा सा आई वुड से इतना आसान नहीं है उसको समझना, क्योंकि बजट से पहले ही हमारे जो इस करंट हुकूमत थी और जो पाकिस्तान के हालात थे वो कोई इतने अच्छे नहीं थे। कोरोना तो अभी आया है। कोरोना को आए हुए तो वही मैं जिस तरह रिपीट करूंगा कि मार्च के एंड में आया है। बट अगर हम उससे बिल्कुल। पहले ही देख लें तो उससे पहले ही कुछ इतने इकोनॉमिक सिचुएशन पाकिस्तान की इतनी कोई तसल्ली बख्श नहीं थी। और तसल्ली बख्श किस लिहाज से नहीं थी कि हमारे जो थे गवर्नेंस के इश्यूज थे। हमारे ये इश्यूज थे कि हमारे जो बजटरी टारगेट्स हैं वो ऑलरेडी पूरे नहीं हो रहे थे। जो एफबीआर का रेवेन्यू था उससे ऑलरेडी हम तकरीबन 700-800 अरब रुपए से शॉर्ट थे। जो हमारा ग्रोथ है, जो भी मुख्तलिफ चीज़ें हुई, क्योंकि पिछले अगर आप 18 महीने में देखेंगे तो अफरात ज़र जिसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं वो बहुत बड़ी, तो तकरीबन 6.5% से हमने देखा था 13-14% पे चली गई। और 2 महीने पहले जब फूड क्राइसिस, शुगर क्राइसिस आया था, तकरीबन रूरल फूड इन्फ्लेशन की बात करूँ तकरीबन 20% पे चली गई थी, 17 से 20% पे। तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स थे। इसी तरीके से डॉलर की जो डीवैल्यूएशन हुई वो मेरा जाती ख्याल है ज़्यादा हमने कर दी थी, 35% से 40% डॉलर की डीवैल्यूएशन थी। इसी तरीके से क्योंकि इस हुकूमत से गवर्नेंस के इश्यूज हो रहे थे, इनके जो कैपेसिटी के इश्यूज थे, और साइमल्टेनियसली क्योंकि गैप्स बढ़ रहे थे और इनको
और से और कर्जे लेने पड़ रहे थे, लोन पे लोन लेना पड़ रहा था, IMF से भी लेना पड़ रहा था, ADB से भी लेना पड़ रहा था, फ्रेंडली कंट्रीज के पास भी जा रहे थे। तो इन्होंने ये किया कि जितनी भी प्राइस हाइक थी, आप यूटिलिटीज में देखेंगे, गैस में देखेंगे, बिजली में देखेंगे, तेल की कीमत में, तो ये हमारा इन्फ्लेशन भी प्रॉब्लम रहा, हमारा गवर्नेंस का भी इशू रहा, कुछ मिसमैनेजमेंट हुई एट द गवर्नेंस लेवल। तो थिंग्स वर नॉट वेरी इजी बिफोर दैट। Yes. अब अगर आप इस बजट पे भी स्पेसिफिक्स मेरे से पूछना चाहती हैं, या अगर आप चाहती हैं तो मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। सर, जैसा आपने जिक्र किया कि इस बजट में काफी रिलीफ पैकेजेस का भी ऐलान हुआ है, जिससे हम कोशिश कर सकें कि जो हमारे लोग हैं उनको एटलीस्ट थोड़ा बहुत किसी न किसी सेक्टर के अंदर रिलीफ मिले। तो सर, इसी हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी अप्रूव हुई है और उसमें 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स के लिए काफी ऐसी मुस्बत पॉलिसी है कि जिसका काफी अच्छा इम्पैक्ट आ सकता है। तो आपके क्या ख्याल है, क्या ये पॉलिसी इस वक्त जरूरी थी? अगर जरूरी थी तो इसकी क्या ऐसे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं जो हमारी इकोनॉमी के ऊपर और हमारी इंडस्ट्री को ओवरऑल रिवाइव करने के लिए हमारे काम आ सकती है? देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी तो आई थिंक इट्स अ वेरी स्मॉल चंक इन द ओवरऑल अफेयर। ठीक है, अच्छी चीज़ है, बट आई डोंट सी उसके कोई इकोनॉमिक रिवाइवल पे या ओवरऑल आपकी GDP पे या आपकी इकोनॉमी पे कितना फर्क पड़ेगा। आपके जो की प्रॉब्लम्स हैं ना पाकिस्तान के, क्योंकि हम इकोनॉमी पे बात कर रहे हैं, तो चाहे ये हुकूमत हो और इससे पिछली हुकूमतों में भी हमारे 3-4 मेजर मसाइल हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो आम आवाम या आम लोगों को समझना बड़ा मुश्किल होता है, और वे समझते हैं कि शायद बहुत ही गंभीर चीज़ है जिसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो मैं इसको कोशिश करूंगा कि 3-4 हमारे मेन प्रॉब्लम्स हैं जो इस बजट में भी आपको नजर आएंगे। ठीक है, मैं बिल्कुल। रिलीफ पैकेज पे दोबारा आता हूँ। सबसे जी। पहला बड़ा आपका मसला ये है कि आपका रेवेन्यू और आपके एक्सपेंसेस का मिसमैच है। ठीक है? हम्म। तो किसी एक इंडिविजुअल या किसी एक घर या किसी एक कारोबार, इसी तरीके से किसी एक हुकूमत का मसला वहीं से शुरू होता है कि जब आपकी आमदनी जो है उससे ज्यादा हम्म। आपके अखराजात हो। ठीक है, बिल्कुल। तो जब आपके रेवेन्यू कम है, आपके एक्सपेंसेस ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे? आपको बोरो करना पड़ेगा, यही हम कर रहे हैं। ठीक है जी। तो आपने इसका नंबर 1 पाकिस्तान के मसाइल का हल ये है कि आपने रेवेन्यूज को फिक्स करना है। रेवेन्यूज किस तरह फिक्स होंगे? आपने इदारा सुना FBR। हम्म। FBR को हमने रिवैम्प करना है, उसको मॉडर्नाइज करना है, उसको मेरिट के ऊपर ठीक करना है, हमने उससे पॉलिटिक्स को साइड पे करना है, और एक नया टैक्स स्ट्रक्चर लाना है कि ओवरऑल पाकिस्तान में भी टैक्स कल्चर बने, और वो तबके जो हैं, या जो वो तबकात या वो जो सेक्टर्स हैं जो बिल्कुल टैक्स नहीं देते, उनको टैक्स देना पड़ेगा। और उसके लिए मतलब इट्स नॉट अ शॉर्ट प्रोसेस, इट माइट टेक 5 to 7 years, बट इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। तो नंबर 1 हमें ये करना है। इसी से रिलेटेड ये कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है। जितना पाकिस्तान का डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है उतना ही बाहर है। तो ये FBR का दूसरा ये काम है कि इस तरीके से उसको डॉक्यूमेंट करे, क्योंकि वो भी जीरो टैक्स पे देते रहते हैं। पाकिस्तान का तीसरा मसला ये है कि ओवरऑल एज अ नेशन वी आर वन ऑफ द लोएस्ट सेविंग रेट्स हैं दुनिया में हमारे। तो हम कंजम्पशन ओरिएंटेड नेशन है। तो हमारे पास कोई ना कोई गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज देनी चाहिए, ऐसे कंट्री से माहौल और कल्चर पैदा करना चाहिए। हमारा नेशनल सेविंग रेट 7 to 8%। अगर आप इर्द गिर्द के ममालिक को देखेंगे तो हिंदुस्तान का, इंडिया का तकरीबन 21-22% है, बांग्लादेश का 23-24% है, और एवरेज जो डेवलपिंग या डेवलप्ड वर्ल्ड है उसका 35 से 37% सेविंग रेट होता है। तो इसके ऊपर हमने काम करना है। हमारा एक और बहुत बड़ा मसला ये है कि जो हमारे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, जिनको हम SOEs कहते हैं, जिसका हम रोज टीवी पे सुन रहे होते हैं, PIA हो गया, स्टील मिल हो गया, 16-17 इदारे हैं जिसमें डिस्कोज आ जाते हैं, जेनकोज है वापटा से रिलेटेड। तो ये इदारे जो हैं, ये इतना ज़्यादा लीकेजेस होती हैं इसमें, इतना ज़्यादा बर्डन है ये एक्सचेकर पे, गवर्नमेंट पे और आपके अवाम पे और टैक्स पेयर्स पे, कि इसका मैग्नीट्यूड इतना बड़ा हो चुका हुआ है कि उसको हमें एड्रेस करना पड़ेगा। ठीक है जी। तकरीबन हर साल ये 700 से 800 अरब रुपया खा जाते हैं, विच इज़ मोर देन योर डेवलपमेंटल बजट जो PSDP पूरा होता है, जो सूबों के पास आता है, और मल्टीपल टाइम्स बड़ा ये आपके हेल्थ, एजुकेशन और सोशल वेलफेयर के बजट से। इसी तरीके से सर्कुलर डेट का आपने नाम सुना होगा। तो सर्कुलर डेट इस वक्त 2 ट्रिलियन पे चला गया। ठीक है ना। तो आपका सबसे बड़ा एक्सपेंस है 3 ट्रिलियन का जो आप डेट पेमेंट करते हैं हर साल। उसके बाद हम समझते थे शायद डिफेंस होगा, बट डिफेंस सिर्फ 1.2 ट्रिलियन है। तो ये 2 ट्रिलियन तो हमारा सिर्फ सर्कुलर डेट है, इसको हमने फिक्स करना है। इसी तरीके से हमने ये देखना है कि जो हमारे पोटेंशियल है पाकिस्तान का, सबसे बड़ा पोटेंशियल ये है कि हमारा जो ह्यूमन कैपिटल है, जो हमारे लोग हैं,
और हमारे लोग अगर आप देखें तो आपके 60% नौजवान हैं, ठीक है, यूथ बल्ज कहते हैं अक्सर। इस वक्त तकरीबन तकरीबन 25 से 30 करोड़ के करीब ऐसे नौजवान हैं जो कि 18 साल से लेकर 25 साल तक के जॉब मार्केट में एंटर हो रहे हैं। तो दैट कुड बी अ ग्रेट पोटेंशियल। इतनी यंग पॉपुलेशन ग्लोबली बहुत कम ममालिक के पास है, लेकिन क्या हमारे पास उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ हैं? उनको क्या हम रोज़गार दे सकते हैं? क्या उनके लिए कोई कारोबार कर रहे हैं? तो इस चीज़ को हमने एड्रेस करना है। अगर हम इसको एड्रेस नहीं करेंगे तो इतना बड़ा यूथ जो है, इट गोज डीरेल, सो इट कुड बी काउंटर प्रोडक्टिव आल्सो। और सबसे आखिरी दो चीज़ें जो हैं कि पाकिस्तान में हकीकी तब्दीली उस वक्त आएगी, ये मुल्क उस वक्त चेंज होगा कि जब हमारे पास एजुकेशन, हेल्थ और जनरल वेलफेयर के लिए पैसे होंगे। 1947 से लेके अब तक हम अपने ऐसे मसाइल में फंसे रहे, और वहीं से मैं बात शुरू करूंगा कि आपके आमदन जो है वो कम है, अखराजात ऑलरेडी इतने ज़्यादा, इतना ज़्यादा आपको सूद देना पड़ता है और जगहों पे, कि आपके लिए इन तीन बहुत इंपॉर्टेंट हो, हेल्थ, एजुकेशन और सोशल वेलफेयर से नेशंस डेवलप होती है, कौमें तरक्की करती है। हमारे पास ना कभी पैसा था और ना कभी होगा। और आखिरी चीज़ जो कि अगले चंद सालों में हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, वो है क्लाइमेट चेंज। We are one of the most vulnerable countries as far as climate change is concerned. हमारे पास दुनिया के सबसे ऊपर बड़े ग्लेशियर्स पड़े हुए हैं, और अगर 2 से 3% डिग्रीज बढ़ जाता है आपका ग्लोबल टेम्परेचर, तो वी कुड बी सीइंग मेजर प्रॉब्लम्स। तो उसके लिए हमें डैम्स बनाने की ज़रूरत है, उसको कर्टेल करने की ज़रूरत है और अपना काम करने की ज़रूरत है। सर, इसी के साथ जो है हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, लेकिन इख्तिताम करने से पहले जैसा कि आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जिसका जो एक यूथ कैपिटल जिसे हम कहते हैं कि हमारे मुल्क में नौजवान बहुत ज़्यादा हैं, और यकीनन उन नौजवानों के अंदर पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है। और हमारे जो व्यूअर्स हैं इस वक्त, उनमें भी काफ़ी सारे नौजवान इस वक्त आपको सुन रहे हैं, तो आपको ऐसा मैसेज देना चाहेंगे उन्हें कि क्योंकि आजकल एक ऐसी नाउमीदी का एक नाउमीदी से दिन चल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, और अभी बजट भी आया है, लोग काफ़ी परेशान हैं। तो क्या आप कोई ऐसा मैसेज उन्हें देना चाहेंगे इन दिनों के लिए कि क्या उनके माइंड में ऐसा क्या वो करें, ऐसी क्या एक्टिविटीज वो करें कि जिनसे उनके मुल्क को भी फायदा हासिल हो और उनका अपना पोटेंशियल भी डेवलप हो? जी बिल्कुल। अच्छा, एक तो पहले मैं ये बताऊंगा कि इस बजट में फ्रैंकली स्पीकिंग कुछ कोरोना को एड्रेस करने के लिए बहुत मीगर अमाउंट्स हैं, तो कोई ऐसा रिलीफ पैकेज ना इनके पास वो रिसोर्सेज अवेलेबल थे। वी डोंट सी एनीथिंग। बट नौजवानों की स्पेसिफिक आने की मैं बात करूंगा कि देखिए, हमारे नौजवानों को एक जनरल कल्चर ये है कि हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल्स नहीं है, और वो हमारे कल्चर नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि हर नौजवान अगर एमबीए कर लेता है, इंजीनियरिंग कर लेता है या कुछ और करता है तो उसे नौकरी ही करनी है। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि बहुत सारी हज़ारों में, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स में हमारे पास ऐसे नौजवान हैं जिनकी एग्जांपल्स हैं कि जिन्होंने अपना कारोबार शुरू किया। वो कारोबार किसी भी तरीके का हो सकता है। 3-4 ऐसे सेक्टर्स हैं जिस पे मुझे लगता है कि हमारे नौजवान, जितना टैलेंट, ह्यूमन टैलेंट है हमारे पास, ह्यूमन कैपिटल जितना ज़बरदस्त है हमारा, और देखिए दुनिया में हमारा नौजवान या हमारा किसी भी सेक्टर में जाता है, वो आउटशाइन कर जाता है पूरी दुनिया बिल्कुल, में। बिल्कुल। एक एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को कहते हैं, फिनटेक्स है, ये इसके अंदर एक बूम मैं देख रहा हूँ अगले कुछ सालों में पाकिस्तान में। और बहुत से नौजवान जिसको मिलेनियल्स कहते हैं वो इसमें मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में लगे हुए हैं, और उनके साथ अटैच होकर बेतहाशा काम कर रहे हैं आईटी रिसर्च वगैरह में। इसी तरीके से मैं ये चाहूँगा कि बेशक आप रिटेल सेक्टर में, एसएमई सेक्टर में, अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट की भी कुछ स्कीम्स, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने स्पेशली नौजवानों के लिए बहुत सारी स्कीम्स अपने उनकी इवन वेबसाइट पे अवेलेबल है। और वो बड़े उसके अंदर जो कर्जे हैं वो बड़े आसान शराइत पे हैं, और बहुत ज़्यादा इनकरेज। एक हमारा इशू ये है कि हम, क्योंकि मैंने कहा ना सिर्फ नौकरियां ही ढूंढनी है, तो उसी तरफ में हम इर्द गिर्द देखते नहीं है। तो इन चीज़ों को एक्सप्लोर करें, और बैंक्स के लिए मैंडेटरी किया हुआ है स्टेट बैंक ने कि जो नए एसएमईज हैं जो डिफरेंट सेक्टर, ट्रेडिंग में हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में हो सकते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो सकते हैं, तो इसमें हमें काम करने की जरूरत है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि इस मुल्क के अंदर पोटेंशियल कितना है। आपकी जो टोटल एक्सपोर्ट है वो तकरीबन 24 से 25 बिलियन डॉलर की है, ठीक है। While being an agriculture based country, our total export related to agriculture is about 9 billion US dollars, ठीक है, जिसमें कि आप रॉ क्रॉप्स की भी बात कर सकते हैं, आप एक्सपोर्ट की भी बात कर सकते हैं, आप टेक्सटाइल में जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, सब मिला के 9 अरब। हालांकि पाकिस्तान दुनिया में वीट में 7वें नंबर पे प्रोड्यूस करता है,
चिक पीस में चौथे नंबर पे है, शुगर में हम चौथे पांचवें पे हैं, सेम गोज फॉर व्हीट एंड राइस, सातवें आठवें चौथे, इस तरह हम दुनिया में। इसी तरीके से अगर हम डेयरी को देखें और लाइफ स्टॉक को देखें तो उसमें भी हम दुनिया में चौथे पांचवें नंबर पे हैं। और क्या इतना ठीक है, पॉपुलेशन हमारी ज्यादा है, लेकिन हमने क्या इसमें कोई वैल्यू एडिशन की, इसमें कोई इनोवेशन की, इसमें कोई रिसर्च की? हम 9 अरब करते हैं वाइल बीइंग सो बिग। दुनिया के एक और मुल्क है, जस्ट टू गिव एन मोटिवेशन, जिसका नाम है हॉलैंड। हॉलैंड की एक्सपोर्ट एक साल की 730 अरब डॉलर की है, जिसमें से एग्रीकल्चर रिलेटेड वो 150 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करता है। और एग्रीकल्चर में बहुत छोटा सा मुल्क है यूरोप में, उसके पास सिर्फ 2 चीजें हैं। उसके पास एक डेयरी है और एक फ्लावर्स है। डेयरी में उसने क्या किया कि डेयरी के इतने बड़े प्रोडक्ट्स बना दिए, चीज में गए, चॉकलेट्स में गए। तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि अपसाइड बहुत ज्यादा है सिर्फ एग्रीकल्चर से। मेरा जाती ख्याल है, इफ वी डू वेल तो हम 35 से 50 अरब डॉलर की 5 साल से 7 साल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं एक आपको डायरेक्शन दे रहा हूँ कि आईटी एक सेक्टर है, एसएमई एक सेक्टर है, और आप इन चीजों में डाइवर्सिफिकेशन करें, इसमें इनिशिएटिव लें, अपनी एंटरप्रेन्योरल स्किल्स को उजागर करें और मेहनत करें। बहुत शुक्रिया सर आपका। मुझे उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स को आज काफी आइडियाज मिले होंगे इस बातचीत से, क्योंकि आमतौर पर जब नौजवान एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचते हैं, नौकरी के बारे में सोचते हैं, तो हमें बहुत लिमिटेड सी चीजें नजर आती हैं। या तो हम कहते हैं कि हम डॉक्टर बन जाएं या हम इंजीनियर बन जाएं, और एंटरप्रेन्योरशिप में हम आईटी के बाहर सोच ही नहीं सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें एक डायरेक्शन इस तरह की दी कि जिसमें हम और एक्सप्लोर करके शायद क्या पता कि इस बातचीत से ही कितने नौजवान अपनी जो एक रूट बनाना है, उन्हें जो एक फ्यूचर बनाना है अपना, शायद इन्हीं में से कोई आइडिया लेके अपने फ्यूचर के ऊपर काम कर सकें। इसी के साथ हमारा आज का प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचता है। बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू। अपने व्यूअर्स से मैं कहूंगी कि आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा। कोई ऐसी बातचीत जो आप मजीद सुनना चाहेंगे हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। हाजिर होंगे नेक्स्ट टाइम अपने नए मुकाबले के साथ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।